हाँ जी। सो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके आए हैं 2018 वाला पेपर? क्योंकि लास्ट टाइम जब क्लास हुई थी, कब हुई थी, फ्राइडे या सैटरडे? सैटरडे ना। तो सैटरडे को मैंने कहा था आप ट्राई करके आओ, पहले पीवाई क्यू एक बार डिस्कस करेंगे, फिर हम थ्योरीज करेंगे। या जैसे आप कहोगे वैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे है ना, मैंने कहा था ये पेपर करके आना है। ये ट्राई करके आए हैं 2018 वाला पेपर? यस सर। ट्राई किए हैं? बताइए कुछ ट्राई, जो क्वेश्चंस फंसा है वो बताइए, कोशिश करते हैं। सर अपन सारे क्वेश्चन ही एक क्लास में कर सकते हैं, मतलब वैसे जैसे बहुत। जैसे बाकी डिस्कस कर रहे हैं वैसे? हाँ मतलब अपनी क्या है, इसके क्वेश्चन बहुत मतलब डूअर्स डायरेक्ट हैं, पढ़ के ही आ जाएंगे। अच्छा, फिर तो अच्छा है। नहीं, खुद सॉल्व करके आओगे ज़्यादा अच्छा है, फिर मैं कराऊंगा तो वो चीज़ है। तो उसमें दिक्कत क्या है ना, फिर मैं ही मेहनत करता हूँ सिर्फ, उसमें बच्चा नहीं करता है, फिर दिक्कत ये होती है ना। अब बच्चों को ये लगता है सर करा दिए हो गया, वहाँ दिक्कत है ना। अगर सिर्फ मैं कर रहा हूँ तो उसका क्या ही मतलब है। एग्ज़ाम तो आपको देना है, सॉल्व आपको करना है। सर ये फर्स्ट वाले में ए करेक्ट है। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं तो। है ना, मेन है लोग रेगुलर रहेंगे तो इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे कुछ जैसे मान लो बाकी बैच में तो वैसे ही करा रहा हूँ मैं। जैसे एम स्टैट्स वाला है या आई एस आई का या एम एस क्यू में, उसमें सारे क्वेश्चन ही करा रहे हैं। तो ऐसा है। तो यहाँ पे अगर ट्राई करके आओगे तो पहले से आइडिया रहेगा क्या आता है क्या नहीं आता है, ये कहना चाह रहा हूँ, ये है। नहीं तो वैसे तो बस आओगे जाओगे, उसमें कुछ खास क्या ही होना है। देखो, तो क्या कह रहा है, पी को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ना। एंड ए जो है पी बी पी इनवर्स। बाय द वे ये डेफिनेशन है सिमिलर मैट्रिक्स का। सो ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिक्स। अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो ये डेफिनेशन है सिमिलर मैट्रिक्स का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। तो यहाँ से अगर इसको आप शिफ्ट करोगे, जैसे अगर मैं इसको इम्प्लाई करूँ, बी निकालना चाहूँ तो बी निकालूंगा तो पी इधर है तो उधर जाकर पी इनवर्स होगा। ए रहेगा फिर पी रहेगा, ऐसा होगा। होगा जी। देखो, तो यस सर। बी है ना, ए पी हो जाएगा, पी इनवर्स होगा, बी पी इनवर्स राइट में पी हो जाएगा। तो ये तो ओके है। अच्छा, ये एम एस क्यू आता है इसमें, मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट है ना। यस सर। तो अब ए बी का डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दोगे इक्वली आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू पी इनवर्स का 1/p कट के डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। सो ये भी सही है। ए इन्वर्टिबल है इफ एंड ओनली बी इज इन्वर्टिबल। तो ए इन्वर्टिबल मतलब वही हो गया कि ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, सो इफ एंड ओनली बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ये भी सही है ना, क्योंकि बोथ विल हैव सेम आइगन वैल्यूज। तो ये भी यस ठीक सर। है। एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ इक्वल होने की गारंटी तो नहीं है ना, सिमिलर है, दे आर नॉट इक्वल। तो मतलब यस बी, सर, पॉसिबल है पर नॉट ऑलवेज। हाँ, जैसे इसका मतलब बी इज इक्वल टू ए है। अगर बी ट्रांसपोज ए है तो बी इज इक्वल टू ए। बट हेयर इट इज नॉट नेसेसरली ए एंड बी आर इक्वल, दे आर सिमिलर मैट्रिक्स नॉट इक्वल मैट्रिक्स, है ना। तो इस तरह से, सो दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। ठीक है, तो ये भी सही है, यहाँ पे देख लो जी, है ना। तो सिंपल है। सेकंड में क्या है, ए बी सी डी चार मैट्रिक्स दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब मुझे लगता है आप सबको डिटर्मिनेंट निकालना तो आता ही होगा सबको, है ना। नहीं आता है तो ट्वेल्थ ये क्लास, ठीक है ना। ये हो गया है सर। ठीक है ना, तो इसमें निकल जाएगा। तो ये है। जैसे ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में कह ये रहा भी है हो कि, गया था सर। हो गया ना। फोर्थ नंबर डाउट है। अच्छा, फोर्थ देखते हैं चलिए। सो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स आपको ए दे रखा है सिमेट्रिक, मुझे पता है ना, डिफिनेशन सब लोगों को पता ही है हम लोगों को। सपोज ए इज एन आर्बिट्री 2x2 मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। तो आसान, इसमें क्या करना है आपको, ए ट्रांसपोज ए जो है उसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा। तो ये तो ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ जाएगा, सिमेट्रिक तो है। ए ट्रांसपोज, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, तो ये ए इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ये भी ओके है। अब यहाँ पे मेन क्या है, एक मैट्रिक्स है ब्लॉक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ ए ट्रांसपोज ए है। तो देखो इनिशियली जब आपको नहीं समझ आया क्या करना था, एग्जाम्पल बना के वेरीफाई कर सकते हो, है ना।
यू कैन जस्ट कंसीडर कि क्या होगा। तो सिमेट्रिक में होता क्या है, आप रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो बनाते हैं, मतलब वैसे सिमेट्रिक होने के लिए वही होता है ना कंडीशंस, जैसे ए बी बी है ना सी है, मान लो सिमेट्रिक है क्योंकि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आइडेंटिकल, फिर सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम आर है ना सेम एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो बताओ बी और सी में क्या होगा, सी और डी में ए भी तो सही है ना, ए एंड सी आर फाइन, सो इसका ट्रांसपोज लोगे सेम ही आएगा, सो ये तो ओके है। व्हाट अबाउट बी एंड डी, तो कुछ एग्जांपल लेके एक्सपेरिमेंट कर लो, उसमें क्या है ना, उससे पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं एग्जांपल लेके, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो बट ठीक है, अभी एग्जांपल मान लो कुछ ऐसा मैट्रिक्स बना लो, लेट्स से 4x4 का बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो 0 0 0 0, अच्छा इसने कुछ कहा है, ऑर्डर क्या है, ए कोई आर्बिट्री 2x2 है और 0 भी 2x2 ऐसा है। मान लो अभी के लिए 8 है ना, ए तो उसने क्या कहा, ए सिमेट्रिक दिया है, ए एक सिमेट्रिक तो मुझे पता डेफिनेशन, सपोज ए इज आर्बिट्री 2x2, अच्छा तो मान लो ए बी सी डी, जैसे यहाँ पे ए ट्रांसपोज है ना, तो ए बी क्या होगा, मैं अभी ए मान रहा हूँ ऐसा है देखो, तो इसको वेरीफाई नहीं कर सकते आप इजीली, ये मान लिया ए बी सी डी है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी एंड यहाँ सी डी हो जाएगा, उधर ए क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, यहाँ 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0, तो ये उसको बोलो ब्लॉक मैट्रिक्स है ना, इसमें एक मैट्रिक्स को ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, मतलब कुछ नाम दे दो, मान लो एम मैट्रिक्स है, सो एम हैज़ 4 ब्लॉक्स, ठीक है, सो ब्लॉक में डिवाइड किया है। अब आप एम ट्रांसपोज निकालो जरा क्या आएगा, सो एम ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा यहाँ पे 0 0 ए सी 0 0 ए सी 0 0 बी डी 0 0 बी डी, ए बी 0 0 ए बी 0 0 सी डी 0 0 सी डी 0 0, तो मतलब सिमेट्रिक है, तुम निकालोगे यही आएगा फिर से, है ना। तो अगर तुम इसका आप डिटरमिनेंट ले लो क्या आता है, तो डिटरमिनेंट लोगे वही आएगा 0, सेम ही आएगा, ए ट्रांसपोज ए 0, डिटरमिनेंट लो भाई, ओके है। देखो या वैसे ही डिटरमिनेंट लेते आप तो वैसे भी आ जाता है, जीरो मैट्रिक्स की वजह से। यहाँ अगर ट्रांसपोज लेते ना तो होता क्या है, ट्रांसपोज इस पे लेंगे तो ये रो जो है कॉलम बनेगा ट्रांसपोज के साथ, तो 0 ए बनेगा और ये रो कॉलम बनेगा ए ट्रांसपोज, यहाँ 0 था ना तो वैसे हो जाता है। यहाँ अगर ट्रांसपोज लगाओगे तो क्या होगा, ए 0 ट्रांसपोज के साथ ए ट्रांसपोज 0 और इसका लगाओगे तो 0 ए, सेम तो नहीं आ रहा है ना। या एग्जाम्पल वैसे ही करके कर लो ये भी, ठीक है, यहाँ रहेगा ए बी, सो अगर उस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, ये तो सही है, तो ये तीनों तो सही है। अगर इसका आप देखना चाहो तो वैसे ही बना लो जैसे मैंने अभी बनाए थे, मान लो मैट्रिक्स एम है, ए बी सी डी 0 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 0, ए ट्रांसपोज ए बी सी डी, है ना। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो है ए बी 0 0, सेकेंड रो ए सी 0 0, सिमेट्रिक है ही नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए थे, तो ये है, तो ये गलत है, देख लो भाई, ठीक है। बाकी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को ना, कि वो मैट्रिक्स बस देखना है क्या है ना, एक वेक्टर है, तो यहाँ पे फिर भी जिन लोगों को नहीं समझ आया हो, एक्स ट्रांसपोज लोगे तो ये रो मैट्रिक्स है तो ये कॉलम हो जाएगा, है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3 क्रॉस, एक रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 1 कॉलम है ना, सो वैसा है। सो एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज करेंगे तो 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1, तो ये 1 क्रॉस 1 एक नंबर आएगा। एक ट्रांसपोज एक्स करोगे 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 3, तो ये 3 क्रॉस 3 आएगा ना, उस तरह से कुछ कह रहा है, सेम तो नहीं होगा, तो यहाँ भी ये गलत है। और एक्स ट्रांसपोज एक्स 3 क्रॉस 3 है, एक्स 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 ट्रांसपोज 1 क्रॉस 1 है, ठीक है ना, तो इस तरह से आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्या है आपके पास, पांचवा में आपको एक, अच्छा तो यहाँ पूरी स्टोरी है ना, देखो जब तक म्यूट कर लो, किनका माइक ऑन है ना, जो बोलना होता है म्यूट करना। तो यहाँ पे क्या है,
कि इफ z इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विच फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0, ठीक है। तो z जैसे कि हम जानते हैं नॉर्मल 0 1 है, यही ना। एंड आपको कुछ डेटा दे रखा है, फाई एट -2 0.02 है, फाई एट, है ना। तो फाई इसको बोलते हैं, यही फाई ए का मतलब है CDF एट ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। CDF का डेफिनेशन आप लोग जानते ही होंगे ना। सो ये जैसे जो पी जेड लेस देन इक्वल टू ए है, इसका मतलब -∞ से +∞, PDF ऑफ जेड, है ना। क्या लिखा है, जेड में लिखा है जेड डी जेड, यही लिखा हुआ है। तो इसी का नाम फाई ए नोटेशन है। तो आपको डेटा कुछ दे रखा है, नोट दैट x बराबर, तो हम लोग ये जानते हैं कि x माइनस म्यू बाई सिग्मा, है ना, ये z होता है। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस, क्योंकि x जब आपके पास नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो z आपके पास x माइनस म्यू बाई सिग्मा नॉर्मल 0 1 होता है, ठीक है ना, यही है। तो ये आपका नॉर्मल 0, 1 है। नाउ तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा म्यू प्लस सिग्मा जेड, जो उसने लिखा है वहाँ पे, है ना, यही लिखा है x बराबर म्यू प्लस सिग्मा जेड, फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है। लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटल प्रोड्यूस्ड बाय मशीन हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन ऑफ 24 मंथ, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मंथ। अच्छा, तो अभी डायरेक्टली कहना चाह रहा है x कोई, है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये है नॉर्मल, मीन 24 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, मतलब वेरिएंस 4 है ना। जनरली हम लोग x लिखते हैं ऐसा, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। सो मीन आपका 24 है, सिग्मा इज 2, स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर इज 4, ओके। द प्रोबेबिलिटी दैट द इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन विल लास्ट देन 18 मंथ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन विल लास्ट लेस देन 18 मंथ। तो x इज लेस देन 18, यही है, लाइफ लेंथ दे रखा है, तो निकाल लेंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, तो x माइनस म्यू बाई सिग्मा, सो लेस देन, तो यहाँ म्यू है 24, सिग्मा स्क्वायर है 4, मतलब सिग्मा इज 2, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस, यही आ जाएगा 18 माइनस 24 अपॉन 2। सो ये हो गया z लेस देन इक्वल टू कितना होगा जी, -6/2, ये 24 है, ठीक है ना, ये दिस इज 24। तो -3 ऐसा है। तो यहाँ पे क्या होगा अब, ठीक है, यहाँ तक फाई ऑफ -3 आ गया, मतलब इसको आप लिख सकते हैं फाई ऑफ -3, दिस इज फाई ऑफ -3, ये होगा 1 माइनस फाई ऑफ 3। आपको पता होगा नॉर्मल का जो PDF होता है ना, वो इस तरह का शेप में होता है, बेल शेप में। तो है ना, इधर अगर मान लो -3 है और इधर 3 होगा, बीच में 0 है, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी जितनी ये प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो हालांकि z लेस देन इक्वल टू -3 था, तो -3 से पीछे की प्रोबेबिलिटी उतनी है जितना 3 से आगे की प्रोबेबिलिटी है जी, देख लो। सो ओके, तो पूछना क्या चाह रहा है आपसे यहाँ पे कि कौन सा इक्वल होगा। तो ये तो PDF स्टैंडर्ड नॉर्मल का लिखा है और -100 से 18 कर दिया है, तो ये तो x था ना, x तो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर था, तो पहला तो गलत है जी। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें जो लिखा है ना, ये z यूज़ किया ना यहाँ पे, और ये PDF जो है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का है ना, तो ये तो गलत होगा। यहाँ भी स्टैंडर्ड नॉर्मल का PDF है, सो ये भी गलत होगा, ठीक है, लेस देन 0.02। एंड अब आपको पता है CDF जो है ना, ये जो CDF है, और ये फाई इज द CDF, इसकी बात कर रहा हूँ। CDF किसी भी रैंडम वेरिएबल का वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कहने का मतलब ये है कि इफ a इज लेस देन इक्वल टू b, देन फाई a इज लेस देन इक्वल टू फाई ऑफ b। इवन ये स्ट्रिक्ट है तब भी यहाँ पे, है ना, इक्वल हो सकता है। सो ये रिजल्ट है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है फाई। तो अभी हमारा आंसर क्या है, फाई ऑफ -3, और यहाँ ऑप्शंस कुछ 0.02 के टर्म में दिया है। तो मैं अगर आपसे पूछूं -2 और -3 में क्या रिलेशन है,
तो नंबर लाइन पे 0 -1 -2 यहाँ आएगा, तो -2 इज मोर देन इक्वल टू -3 है ना, या मैं अगर -3 लिखता तो वही -3 लेस देन इक्वल टू -2, सो 5 ऑफ -3 लेस देन इक्वल टू 5 ऑफ -2, और 5 ऑफ -2 मुझे यहाँ दे रखा है जी, देखो तो 5 ऑफ -2 है 0.02, तो इसका मतलब हमारा आंसर तो 5 ऑफ -3 आया हुआ है यहाँ पे, और ये है लेस देन, तो ये सही है, ठीक है। एंड हालांकि है ना, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो होता है वो मतलब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होता है। तो यहाँ पे इनफैक्ट मैं बताऊँ कि जब a लेस देन b होगा सो 5a स्ट्रिक्टली लेस देन 5b होगा, वाई इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में जो सीडीएफ है कॉन्टिन्यूस है और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, ठीक है। तो इस केस में तो यहाँ तुम अगर स्ट्रिक्टली लेस देन लिखो, ये स्ट्रिक्टली मोर देन है, ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा, ठीक है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, रूट में है e की पावर -12 x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, और वहाँ क्या था x लेस देन 18 था, तो क्या ये भी MSQ है, तो यहाँ से ये तो सही लग रहा है, PDF सही है देखो, क्योंकि x लेस देन 18 बोला हुआ है, तो x लेस देन 18 क्या होगा, -∞ से 18 PDF ऑफ x dx, ये भी सही है। तो -∞ से 18 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा 2 है, और माइनस है ना e की पावर -12 x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, ये भी सही लग रहा है, देख लो। कुछ डाउट है तो बताओ इसमें, स्पेशली जो मैथ्स बैकग्राउंड के लोगों को उनको थोड़ा सीखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा CDF के बारे में, नॉर्मल के बारे में, है ना, ये सब पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज CDF, व्हाट इज नॉर्मल, है ना। CDF की प्रॉपर्टी होती है नॉन डिक्रीजिंग होता है, कॉन्टिन्यूस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है अपने सपोर्ट पे। ओके जी, देखो 6th क्वेश्चन में क्या है, सो ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस मशीन विल डाई बिटवीन 8, अच्छा इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है, ओके निकालो भाई, सिमिलरली सॉल्व करो कितना आता है। निकाल दोगे, यहाँ से क्या था, म्यू 24 था ना, ये आ जाएगा, और इसको क्या लिखते हैं, ये आ जाएगा 5 ऑफ 0 हाफ है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हाफ माइनस 5 ऑफ -3, ठीक है भाई, देख लो कैलकुलेशन यही था, तो इसका मतलब ये तो गलत दिख रहा है इसके हिसाब से, एंड 18 to 24 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर -12, तो ये तो सही है, एंड मोर देन 0.04 लेस देन 0.5, तो ये चूंकि आंसर है हाफ -5 ऑफ -3 और 5 ऑफ -3 कोई पॉजिटिव नंबर होगा, तो इसका मतलब है ये वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ तो होगी, मतलब 0.5 से कम होगी, ठीक है,
क्योंकि 5 माइनस 3 पॉजिटिव है। मोर देन 0.4 होगी, क्या हम इसकी गारंटी दे सकते हैं कि 0.4 से मोर होगी? तो अभी हमने कंपेयर किया था फाइव ऑफ माइनस 3 और फाइव ऑफ माइनस 2 का। तो माइनस 3 वॉज लेस देन माइनस 2, 5 लगा दोगे तो लेस देन, तो फाइव ऑफ माइनस, ये कितना दे रखा था? 0.02 था, ऐसा कुछ देख लो। तो कितना था भाई? हाफ माइनस फाइव ऑफ माइनस 3, तो इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा ये? ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। ये सही लिखा ना? 0.02, 0.48 होगा। सो मोर देन इक्वल टू 0.48 है ये, देखो। और ये 0.48 क्या है? ये मोर देन 0.4 है, ये तो है। तो इसका यस मतलब, सर। तो ये क्वांटिटी भी मोर देन 0.4 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी सही है, फिर देख लो। कैलकुलेशन चेक करना, कहीं मिस्टेक हो तो बताओ। तो ठीक है भाई। तो इसमें जो है कि हाँ 0.02 था, -2, ठीक है, हमने -2 वाला कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्या है? सेवेंथ। So out of a large number of instruments produced by this machine, the percentage of instruments that will last more than 26 month. So on the large, है ना, कह रहा है कि out of large number of instrument produced by this machine, इसका मतलब क्या है? बहुत large है। So क्या percentage है that the percentage of the instrument that will last more than 26 month? फिर से वही करेंगे। ये बना जाएगा। तो अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा हमें ना। तो ये कुछ ऐसा आ गया, फाइव ऑफ है ना, इसको लिखोगे 1 माइनस फाइव ऑफ 1, ठीक है, मतलब फाइव ऑफ -1 आ गया ये, ठीक है। तो नाउ, है ना, तो ये नॉर्मल में जो होगा, इधर 1 है और यहाँ -1 है, बीच में 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से अब डेटा देखते हैं, डेटा क्या है उसके हिसाब से। तो अभी हमारा फाइव ऑफ -1 आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो डेटा गिवन था उसको यूज़ करना है ना। तो यहाँ से फाइव ऑफ -1 0.16 है यस सर। है ना। तो फाइव ऑफ -1 0.16 है। तो हो तो गया। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे आया है, ये आया था फाइव ऑफ -1, और ये 0.16 क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब 16%। तो ऑन द लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस बाई दिस मशीन, द परसेंटेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल लास्ट मोर देन 26 मंथ अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन हमने तो प्रॉबिलिटी निकाले, इसने कहा है कि कितने परसेंट इंस्ट्रूमेंट विल लास्ट मोर देन 26 मंथ। तो प्रोबेबिलिटी तो 0.16 है ना।
तो होना 16% ही चाहिए। देखो आंसर की में क्या दे रखा है, तो अभी जो हमने निकाले हैं प्रोबेबिलिटी वो तो 16% ही आया है डेटा के हिसाब से, तो होना ही चाहिए, ये होगा तो ये भी होगा। देख लो भाई, ठीक है यहाँ तक। यस सर, आंसर की में भी ए और बी है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, ये थोड़े से पेचीदा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो क्या कहना चाह रहा है, ये समझ आ रहा है आप लोगों को? सर मैंने इसको सुबह 1 घंटे किया था, ये उसके थोड़ा, बाद भी सर समझ हो में गया, नहीं आया। ये हो गया सर। अच्छा हो गया है, कैसे? सर ये मुझे यस। नहीं आया, मतलब इसका 9th 10th और 11th वाला पार्ट। इसको पढ़ो और समझो, ये थोड़ा सा वैसे टाइप का क्वेश्चन है, मतलब लॉजिकल टाइप का मुझे लग रहा है। कैसे किया भाई आपने सर बताओ? हाँ सर इसका ना हर टाइम जोन, जैसे JUT से YAG का टाइम लिख लिया जाए, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है टोटल, उसके बाद YAG से XUM का, ऐसे हाँ सर पूरा करके लिखना पड़ेगा तभी होगा अच्छा सॉल्व, दोनों साइड से। ओके। हाँ, उससे लेकिन 8th वाला आ जाएगा, 9th 10th और 11th जी वाले सर। का नहीं आ रहा मुझे। अच्छा नहीं, 9th वाले का भी आ जाएगा, आप एक बार ट्राई करके सम करना ना, पूरा 16 आवर समथिंग आएगा उसका। हाँ पर 16 आवर समथिंग ही आ रहा है, पर वो आंसर नहीं है, आंसर की में दूसरा है। अच्छा तो क्या है? 16 आवर को चेंज करेंगे तो पर भी नहीं आ रहा है उसमें। नहीं तो अपना 16 आवर को चेंज करेंगे तो 1000 कुछ आ रहा है, और आंसर ये की में अपना 1360 है, मतलब र, 1360। 1360 है ना। समथिंग दिया है। तो हाँ ये कह रहा है कि राइड, राइड ऑन द टोटल टाइम इन मिनट्स, है ना, बाय द ट्रेन टू गो फ्रॉम जूट टू राज, टाइम वैप एट वैप व्हेन इट इज़ 12 नून। तो मतलब इसको पूरा लिखना पड़ेगा नहीं? हाँ मैं भी तो वैसे ही करूँगा, सॉल्व करूँगा तो राइट डाउन द टाइम एट जम व्हेन इट इज़ 12 नून एट राज। अच्छा क्या कह रहा है पहले, गिवन बिलो द टाइम टेबल फॉर अ ट्रांस continental train cutting across several time zones. अच्छा, given below is the time table for a transcontinental train cutting across several time zones. All times given below are local time in respective cities. अच्छा लोकल टाइम उस सिटीज का है, जो आपको टाइम दिख रहा है वो पर्टिकुलर सिटीज का लोकल टाइम है ना, ये है। And it is given that the average speed between any two cities is the same for the both way journeys. ठीक है, तो इट इज़ गिवन दैट द एवरेज स्पीड बिटवीन एनी टू सिटीज़, किसी भी दो सिटी के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब एवरेज स्पीड है वो सेम है बोथ वे जर्नी में। ठीक है, मतलब एवरेज स्पीड सेम है सबका। द मेन इशू है टाइम जोन का यहाँ पे, गिवन टाइम टेबल फॉर, है ना, ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेन कटिंग अक्रॉस सेवरल टाइम जोन्स, ऑल टाइम्स गिवन बिलो आर लोकल टाइम इन रिस्पेक्टिव सिटीज़। तो उनका लोकल टाइम है ना, तो इट इज़ गिवन दैट दिस। अब ये क्या बोल रहा है आपसे कि अराइवल मतलब डिपार्चर हुआ, तो मतलब ये है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ये पूरा लिखना पड़ेगा, है ना, तब जाके होगा कि सो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिटी जूट से, है ना। तो जूट से याग गया तो डिपार्चर हुआ जूट से 6 AM पे, है ना, एंड वो याग में पहुंचा, अराइवल हुआ 7:45 पे, मतलब जूट से निकला वो 6 AM पे और पहुंचा याग में इतना, एंड देन याग से डिपार्चर हुआ 7:50 AM पे, देन जम में पहुंचा इस टाइम पे, फिर यहाँ से डिपार्चर हुआ, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से डिपार्चर हुआ, इस वन चल रहा है ना। तो इस तरह से चल रहा है, एट द एंड राज में जाके अराइवल हुआ। ठीक, ओके, तो ये ख़त्म। अब दूसरा है उधर, वापस राज से कब चला, 8 AM पे, लेकिन ये राज का टाइम होगा ना, 8 AM का वो है, और ये 10:40 PM राज का ही टाइम था। ठीक है, तो ये 8 AM पे चला, देन डिपार्चर हुआ, अराइवल हुआ 12:55 PM पे,
देन 1 PM पे फिर इसका डिपार्चर हुआ, देन अराइवल हुआ 4:55 PM पे, 5 PM पे डिपार्चर हुआ, है ना। देन अगेन 8:30 PM, अब 8:30 PM इसका होगा YAP, है ना, UAP जो भी है, UAP का टाइम, और इसका 8:35 पे फिर डिपार्चर हुआ, फिर 11:50 टाइम जो है ये, है ना, वैक का है, एंड देन यहाँ पे फिर डिपार्चर हुआ एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ अराइवल, यहाँ डिपार्चर, अराइवल, डिपार्चर, वेल डिपार्चर और अराइवल, ये हो गया। तो ये डेटा है अभी आपके पास। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज आर इन द सेम टाइम जोन। तो कैसे निकालोगे उनके अराइवल डिपार्चर का टाइम? विच ऑफ द फॉलोइंग सर पेयर, इसमें ना टाइम ड्यूरेशन का जिसका कांस्टेंट आ रहा है ना वो वाला सेम हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही का कांस्टेंट आ रहा है JUT और YAJ का। अच्छा, हाँ, डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस मतलब बाकी में नहीं आया। मतलब दोनों साइड से ऐसा कहना चाह रहे हो? यस सर। मतलब ये है कि जूट से याग जाने का डिस्टेंस और फिर याग से जूट जाने का डिस्टेंस, ये दोनों सेम आ रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हो? यस हाँ, सर। टाइम ड्यूरेशन सर। हाँ, तो वही मतलब दोनों तरफ से जब जूट से, है ना, जब याग गया तो कितना टाइम लगा, और फिर 1 याग hour 45 minute। 45 मिनट ना। अच्छा, तो यहाँ से जूट से याग मतलब इधर जा रहा था, अब बाद में याग से जूट आया, नहीं ना, ये है, यस क्योंकि सर। यस क्योंकि सर, ये अब ऐसे चल रहा है। बाकी सब में सर अलग अलग आ रहा था टाइम ड्यूरेशन। हाँ, जैसे जम से वीप है ना, XUM और WIP, तो जैसे XUM से WIP इधर ये जाएगा, ये तो आएगा, है ना, ऐसा है। तो ये जाने का है और ये वापस रिटर्निंग है, इन सो ऑन, तो ये निकाल लेंगे। अच्छा, तो यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ आ जाएगा ना, सबको समझ आ रहा है जी। अब देखिए कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ, है ना, जैसे ये जाने का है तो यहाँ से स्टार्ट किए, तो यहाँ से यहाँ कितना टाइम ये देख लो, अब बाद में फिर ये जो चल रहा है तो यहाँ से यहाँ का टाइम देख लो, है ना, ये है, तो आपको समझ आएगा। तो सर एक क्वेश्चन था कि जी, ये क्वेश्चन क्या सर रिलेट करता है जो हम लोग का इंडियन रेलवे का टाइम टेबल है उसको सेट करने के लिए, कुछ क्या ऐसा मतलब होता है यूज प्रैक्टिकल इसका रियल लाइफ में? हाँ हाँ, ऐसे होते हैं ना, जैसे जो फ्लाइट उलाइट का ऐसा रहता है ना, तो उस तरह का डिटर्मिन होता है उस तरह से। कि दो डिफरेंट कंट्रीज में जो चल रही हैं, है ना, जो फ्लाइट्स हैं वो, तो टाइम जोन का डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट डाउन द टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय द ट्रेन टू गो फ्रॉम जूट टू राज। लेकिन ये भी नहीं होता है ना कितने टाइम का गैप है ना। तो अच्छा, राइट डाउन टाइम एट UAP व्हेन इट इज 12। तो आई थिंक मुझे लगता है ना टाइम जोन का डिफरेंस ना उससे पता चलेगा। जैसे आप जब इधर से उधर जा रहे हो इतना टाइम लगा, उधर से इधर आए इतना टाइम लगा, तो उससे कैसे पता चले, उसमें क्या पता चलेगा आपको कि टाइम जोन में कितने का डिफरेंस है, ये पता चल जाएगा ना। अगर एक सिटीज में हम गए कुछ टाइम में और आए कुछ टाइम में, तो ऐसा क्यों हो रहा है डिफरेंस? क्योंकि टाइम जोन अलग था सर। है ना, तो कुछ टाइम जोन का इशू होगा इसका मतलब, तो वही देखना है कि ओके देखता हूँ इसको ट्राई करके, क्योंकि इसमें पता नहीं ये क्वेश्चन, हालांकि मैथ स्टैट्स में यूज़ तो नहीं हो रहा है, लेकिन यही कुछ लॉजिकल रीजनिंग टाइप का है ना, ये है कि लॉजिकली आपको इसमें अप्लाई करना है। सो राइट डाउन द टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय द ट्रेन टू गो फ्रॉम जूट टू राज, है ना। तो टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ट्रेन गो फ्रॉम जूट टू राज, JUT और RAJ। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का पूरा पूछ रहा है ना ये, तो बीच का वो टाइम हटा दो, जो गैप है, मतलब क्या उसको काउंट करेंगे। राइट डाउन द टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय द ट्रेन टू गो फ्रॉम जूट टू राज, टोटल टाइम कितना लगा ये यहाँ सर इंक्लूड तो करना चाहिए क्योंकि टाइम में तो है ना वो। हाँ, कंटिन्यूअस रुका भी है तो मतलब वो है कि काउंट तो हो ही रहा है टाइम, है ना। हाँ तो वैसे आप लोग क्या कर रहे हो, 6 AM से 10:40 PM हुआ, यही ना। 6 AM में जूट से निकला था और राज पे कब अराइवल हुआ है, 10:40 PM पे। तो ये कितना आवर और कितने मिनट्स हो जाएंगे?
16 आवर 40 मिनट। तो आप इसको कन्वर्ट कर रहे होगे कितने में, यही ना? 1000 मिनट्स। तो ये आ गया 1000 मिनट्स, है ना? लेकिन चूंकि सबका डिफरेंट टाइम जोन है, क्योंकि ये तो ऐसे वेल नोन सिटीज थोड़ी है कि हम अपने हिसाब से टाइम जोन सेट कर देंगे ना, हमें तो यहाँ समझना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। तो वो टाइम जोन का समझ आएगा कि जैसे यहाँ से यहाँ गया तो कितना टाइम लगा और यहाँ से आने में कितना टाइम लगा, तो उस टाइम जोन का गैप समझ आएगा आपको, ये आएगा ना? हाँ, तो टाइम गैप देखो इसमें क्या है, क्योंकि ये तो हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली जोड़ दिए हैं, तो इसमें टाइम गैप काउंट नहीं हुआ ना। और जबकि यही मैं पूछूं आपसे कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, ये बताओ, यहाँ से यहाँ जाने में टोटल कितना टाइम लगता है? यहाँ से काउंट करो, 8 AM पे डिपार्चर हुआ है और अराइवल यहाँ पे फाइनली 12:40 पे हुआ, तो कितना टाइम लगा यहाँ सर से? ये 8 भी है? सर 16 आवर्स 40 मिनट लगा है सर। अच्छा, ऐसे तो 16 और 40 मिनट, क्योंकि बीच में बैलेंस हो गया पूरा। जी अच्छा, सर। तो ये भी तो सेम ही है इसका मतलब। सर नहीं, सेकंड वाला 24 आवर से ज्यादा है, क्योंकि 8 बजे सुबह चला है और दूसरा दिन 12:40 में पहुंचा है। हाँ देखो, 8 ये PM, फिर यहाँ AM पे यही है, हाँ सही कह रहे हो, है ना? ये देखो ये ज़्यादा है, ये है ना, क्योंकि यहाँ पे 8 AM से इसका 8 AM तो यहीं पे चला जाएगा, देखो यहीं 8 AM पास तो यहाँ पे था। नो सर, मतलब मान सर आज ट्रेन खुला है 8 बजे, तो कल कल वो 12:30 बजे दोपहर के आसपास मतलब वो पहुंचा है टाइम 12 जोन बजे। की वजह से ऐसा इशू है ना, टाइम जोन का डिफरेंस समझ आएगा आपको। तो यहाँ से मेनली मुझे लग रहा है ना, ये दो सिटीज़ के बीच में ना आपको देखना पड़ेगा टाइम जोन का क्या इशू है, उससे समझ आएगा आपको। सर राज टू जूट का 28 आवर 40 मिनट आ जाएगा उस हिसाब से। हाँ, तो ये होगा, क्योंकि 28 आवर सर। 28 ना, क्योंकि यहाँ पे 12 8 तो यहीं बच जाएंगे, 4 घंटा वो भी हो गया, तो 28 आवर, फिर 28 × 660 +40 हो जाएगा, है ना? तो इसको कैलकुलेट करो कितना आता है। ठीक है जी, 28 × 60 +40, ये कितना आएगा? कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से, बताओ। वन सेवन टू जीरो 1720। अब इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करो जरा, कितना आता है? ये कितना आएगा? आंसर आ गया सर। आ गया ना? वही है, क्योंकि यस यहाँ सर, पे यही एक से आंसर। टाइम घट रहा है, एक से बढ़ रहा है ना, तो एवरेज लिए तो बैलेंस हो गया दोनों। तो जितना एक में बढ़ा होगा एक में घटा होगा, तो ऐड बैलेंस, एवरेज ले लिया तो बैलेंस हो गया वो, तो इसीलिए ओके सर। तो वैसा हो रहा है। ठीक है, तो यही एक्चुअली इशू था। हाँ ठीक है। सो क्योंकि है ना, एक रास्ते से आपको ये लग रहा है, दूसरे से ये लग रहा है, तो इसकी वजह ये है कि बीच में टाइम जोन का गैप है, इसीलिए। क्योंकि जब हम जम से वीप जा रहे हैं तो ये वीप का टाइम है ना? और जब वीप से जम जा रहे हैं तो ये जम का टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस है, ठीक है ना? तो वो टाइम जोन का डिफरेंस है, इसीलिए। ठीक है, तो इसका मतलब एवरेज लेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो कह रहा है राइट डाउन द टाइम एट UAP व्हेन इट इज़ 12 नून एज जूट, है ना? तो फिर से वही करना है आपको, क्या करना है? UAP से जूट का टाइम निकालो और फिर जूट से UAP का टाइम निकालो, मतलब वो निकाल लो कितना टाइम लग रहा है ना? उसमें एवरेज लोगे ना तो वो बैलेंस हो जाएगा, फिर एवरेज से डिफरेंस ले लो, वैसा कुछ होगा, देखो। फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा टाइम डिफरेंस कितने का है, और उसके अकॉर्डिंग फिर शिफ्ट कर लो टाइम।
ठीक है जी, देखो समझ के अप्लाई करो। पहले यहाँ से यहाँ देखो कितना टाइम लग रहा है और यहाँ से यहाँ कितना टाइम है, उसका एवरेज लो एंड देन उसका गैप वो करो और फिर पता चल जाएगा कितने का डिफरेंस है टाइम जोन का। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना यहाँ से यहाँ जाने का, तो टाइम वैसे सेम ही लगना चाहिए, लेकिन टाइम एक तरफ से ज़्यादा लगेगा एक तरफ कम लगेगा, क्योंकि उसको टाइम जोन का डिफरेंस है। तो वो जोन आपको यहाँ से पता चल जाएगा कितने का डिफरेंस है। तो एवरेज लेके फिर उसको डिफरेंस काउंट करके देखो क्या आ जाएगा। ठीक है ना, ट्राई करके देखो आ जाएगा, नहीं तो फिर डिस्कस करते हैं कल। अगला क्या है ये देखो, 12 नंबर। सो इसमें क्या आएगा? सर 11 तक ही ट्राई किए थे, इससे आगे नहीं किए थे। कोई नहीं, तो अभी बता देते हैं, अब ट्राई करके आइए, इसको कंप्लीट करके आइए सब लोग, है ना। तो अभी एक 12 डिस्कस कर लेते हैं, टाइम भी खत्म हो जाएगा इसी में। सर जी ये मैंने ट्राई किया था, मेरा आंसर सही आया है और मेरे को अपने मेथड पे डाउट हो रहा है। 12 में, अच्छा। हाँ तो in an entrance examination with multiple choice question, with each question having 4 options and a single correct answer, suppose that only 20% candidate think they know the answer to one difficult question। मतलब सिर्फ 20% ऐसे कैंडिडेट है जो सोचते हैं कि उनको आंसर पता है एक डिफिकल्ट क्वेश्चन का, ओके, एंड ओनली हाफ ऑफ देम नो इट करेक्टली। तो जो 20% है उसके भी आधे हैं जो सच में आंसर जानते हैं, है ना। तो 20 का है ना, तो मे भी मतलब 10% होगा, देखते हैं। सो एंड द अदर हाफ गेट इट रॉन्ग। अच्छा, तो उनमें से आधे का सही होगा आधे का गलत होगा, ये मतलब है। ठीक है, सो द रिमेनिंग कैंडिडेट पिक वन ऑप्शन आउट ऑफ द 4 रैंडमली। ठीक है, तो बाकी कैंडिडेट जो मतलब 20% तो वैसे हो गए ना जो सोचते हैं वैसा है, 80% रिमेनिंग का मतलब क्या हो गया 80%। 80% कैंडिडेट जो है पिक वन ऑप्शन आउट ऑफ द 4 रैंडमली एंड देन टिक द सेम। ठीक है, ठीक है। सो इफ द कैंडिडेट हैज करेक्टेड आंसर्ड द इफ अ कैंडिडेट हैज करेक्टली आंसर्ड द क्वेश्चन, सो ये गिवन है आपको, तो ये बेस थ्योरम हो जाएगा। सो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट सी न्यू द आंसर, है ना। सो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये 12th क्लास में है इसका थ्योरी, है ना। 12th क्लास का एनसीईआरटी में देख लेना, तो बेस थ्योरम का है। सर ये मैंने ऐसे किया है, हाँ 1/10 इंटू 1 हाँ, अपॉन में। सर आप लिखिए 1/10 1/10। इंटू 1, हाँ अपॉन में 1/10 इंटू 1 हाँ, प्लस 1/10 इंटू 0 हम्म प्लस 8/10 हम्म इंटू 1/4। तो मतलब ये हो गया। सो 8/10 मतलब 80%, है ना। ये आपका 10%, ये आपका 10%, ये आपका 10%। ठीक है, यस सो सर। 10% है जिन जो सही आंसर कर पाएंगे, है ना। तो वही ये 10% अपना यहाँ है। फेवरेबल है। हाँ, और ये 10% उनमें से है जो गलत करेंगे, और ये 80% है जिनका 1/4 चांस है कि वो सही कर पाएंगे। तो जैसे मैं अगर बताऊं लोगों को, है ना, ये यहाँ पार्टीशन आपको सेलेक्ट करना होता है। E1 क्या हो सकता है, E2 क्या हो सकता है, E3 क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग। तो 20% कैंडिडेट सोचते हैं कि, है ना, दे नो द आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड ओनली हाफ ऑफ देम नो करेक्टली। तो ये है कि नो करेक्टली, है ना, मतलब थिंक दे नो एंड नो करेक्टली। यहाँ लिखो थिंक दे नो एंड दे डज नॉट नो करेक्टली, और यहाँ है गेस। तीन तीन पार्टीशन बन गए, और आपसे पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सी नो करेक्टली, सी नो द आंसर। तो नो द आंसर वाले कौन से हैं, E2 कैटेगरी है। सो E2 कैटेगरी है जो जानते हैं, गिवन ए इवेंट क्या है, आंसर्ड करेक्टली, तो इवेंट ए होगा आंसर्ड करेक्टली। बेस थ्योरम जिनको आइडिया है 12th क्लास के एनसीईआरटी को रिवाइज कर लेना, तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, सो यही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, जो उन्होंने लिखा है वहाँ पे। सो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब बेस थ्योरम से लगाओ। अब इसमें लगाओगे ए की प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो ये हो जाएगा समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के या ई जे ए गिवन ई के, वेयर के कैन टेक वैल्यू 1 2 3। ये समझ आ रहा, दिख पा रहा है क्या लिखा हूँ। तो इस तरह से है, तो यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2, या हालांकि ये E2 है। सो A1 इंटू ए गिवन E1
या जैसे ये अगर नोइंग करेक्टली वाला यहाँ मैंने लिया है ना, ये डज नॉट नो करेक्टली मैं ये लिखा हूँ, है ना, डज नॉट नो करेक्टली, नो करेक्टली एंड गेसेस। तो इसमें ये है, तो E1 इंटू ए गिवन E1, E2 इंटू ए गिवन E2, E3 इंटू ए गिवन E3, ऐसे बेस थ्योरम लगाने हैं सिंपली। सही है ये, है ना। ठीक है सर भाई। मुझे डाउट ये हुआ क्योंकि ये इंटू 1 और इंटू 0 किया ना हाँ, ऐसे, क्योंकि जो क्योंकि जानते हम हैं उसके हाँ करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। जो इसमें कह दिया ना कि एक्चुअली हाफ ही जो है जो सच में जानते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। अदर हाफ गॉट इट रॉन्ग, तो रॉन्ग मतलब सही होने की प्रोबेबिलिटी 0, और करेक्टली मतलब सही होने की प्रोबेबिलिटी 1। अब यहाँ 4 में यस से सर। एट रैंडम एक चूज कर रहा है, तो उसमें सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, है ना। सो जो जानते हैं उनका करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, जो नहीं जानते करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, जो बता रखा है। जो गेस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी 1/4 है। सो बेस थ्योरम लगाओ सिंपली, है ना, इसके इससे आ जाएगा। इसमें क्या है ये देखो, देयर आर n सॉन्ग्स सेग्रीगेटेड इनटू 3 प्लेलिस्ट। ठीक है, तो 3 प्लेलिस्ट में सेग्रीगेटेड है। अज्यूम दैट ईच प्लेलिस्ट हैज एटलीस्ट 1 सॉन्ग। अच्छा, कम से कम कोई एम्प्टी नहीं है, मतलब कम से कम एक तो है। सो द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 3 सॉन्ग्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 सॉन्ग फ्रॉम ईच प्लेलिस्ट इज। सो टोटल कितने हैं, n सॉन्ग्स हैं सेग्रीगेटेड इनटू 3 प्लेलिस्ट, है ना। तो मान लो इसमें टोटल x1 नंबर ऑफ है, या इसमें n1 है, इसमें n2 है, इसमें n3 है। n1 प्लस n2 प्लस n3 इज n, यही है। अब कह रहा है कि ये आइडियल केस में आप मान लो, ठीक है ना, आइडियल केस ले सकते हो n/3 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 उस तरह से। अज्यूम दैट ईच प्लेलिस्ट हैज एटलीस्ट 1 सॉन्ग। So the number of way of choosing 3 songs consisting of 1 song from each playlist. So वैसे तो होगा, है ना, n1 choose 1 into n2 choose 1 into n3 choose 1, यही ना, एक एक। The number of way of choosing 3 songs consisting 1 song from each, है ना। वैसे अगर प्रोबेबिलिटी निकालते तो ये है। सो ये हो गया। सो n1 into n2 into n3। अब मुझे बताओ इसको क्या करना है हमें, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो आपको पता है ये कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, कैन यू मैक्सिमाइज दिस, या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, ये वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमाइज कर सकते हो या मिनिमाइज कर सकते हो, है ना। n चूज 3 फॉर ऑल n चूज 3 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यस n1 सर, n2, उसमें एटलीस्ट 1 वाला आ गया ना। है ना। यस सर। तो इसको 2 वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये n माइनस n1 माइनस n2। अब ये सोचो कि दिस इज 2 वेरिएबल फंक्शन, ऐसा है। मैं मैथमेटिकली इसको बना रहा हूँ, अलदा हुआ ना, इक्वल ले लोगे तो वैसा हो जाएगा, मुझे लगता है ये ऐसे लग तो रहा है बी सही है, ठीक है ना। तो दिस विल बी, अच्छा इसको भी बताओ, मैं अगर g को डिफरेंशिएट करूं n1 के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, बेटर रहेगा, है ना। मल्टीप्लाई कर लो इसको। सो मल्टीप्लाई करोगे, दिस g फंक्शन विल बी n1 n2 माइनस n1 स्क्वायर n2 माइनस n1 इंटू n2 स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ n1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, तो व्हाट विल यू गेट, ये आ जाएगा n इंटू n2 टू n1 n2 माइनस में n2 स्क्वायर, ये है, इसको 0 पुट करो, फिर डेल जी अपॉन डेल n1, है ना। अच्छा, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन हो तो पुट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही n2 करो, इसको n2 करोगे तो क्या चेंज आएगा, ये आई थिंक इस तरह से ही आएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या आएगा, तो यहाँ से बात ये ऐसा आएगा, n1 इज इक्वल टू n2 आएगा इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। और चूंकि n3 n माइनस n1 n2 है,
तो यहाँ से आ जाएगा n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n3 इज इक्वल टू n/3। ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें सिंपल है, तरीका ये है कि तुम क्या करो, पहले इक्वेशन से 2n1 n2 की वैल्यू निकालो, दूसरे इक्वेशन से भी 2n1 n2 की वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दोगे और वहाँ से डिवाइड कर दो दोनों को, तो यही आ जाएगा n1 इज इक्वल टू n2 आएगा। करके देखो जो मैं बोल रहा हूँ। क्या करना है, दोनों इक्वेशन से 2n1 n2 की वैल्यू निकालो, इक्वेट करो, जो राइट साइड है इक्वेट करो, डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, n1 है ना। देखो वहाँ से क्या आता है, तो क्या होता है n1 इज इक्वल टू n2 आ जाएगा। बट क्वेश्चन अब ये है कि n1 n2 इक्वल तो है, तो ये अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया n3/27, है ना। अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, ये पूछना चाह रहे हैं। इनमें से कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, अगर 4 रखे तो क्या आएगा, 4 - 2 2 आएगा, यहाँ 4 4 4। सर डबल डिफरेंशिएट करने के हाँ वो बाद कर सकते हो, वो तो आप मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। वैसे भी निकाल सकते हो। मैं बस ये देखना चाह रहा था कि इन दोनों में कंपैरिजन करो। सो ये जो वैल्यूज आएगी, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी फॉर ऑल n एंड मोर देन इक्वल टू 4 के लिए। मैं बस ये भी चेक कर रहा था, बस ये मैं अभी मैंने क्या किया है, ये वेरीफाई करता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, मैक्सिमम है ना। तो ये जी बी सर, आएगा, मैक्सिमम। बी आएगा। तो मतलब डबल डेरिवेटिव करके भी तुम देख सकते हो, यस सर। मैक्सिमम मिनिमम करना आता है डबल टू वेरिएबल का, वैसे भी है। नहीं तो एक पर्टिकुलर ये आइडियल केस आ गया ना, एक केस में तुम ऐसा मान लो n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 1 और n3 इज इक्वल टू आ जाएगा n-2। मैं वही कर रहा था। तो जब मैंने ये वाला एक कोई केस मान लिया और ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया, तो बस मैं ये देख रहा था किस पे वैल्यू ज़्यादा है कम है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब कोई भी सिचुएशन लोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगी। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अदरवाइज तुम्हें 2 वेरिएबल फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम निकालना आता है, RT - s² वाले वे से भी जा सकते हो, नहीं तो डबल डेरिवेटिव करके देख लो आगे। इसको सर डिफरेंस अगले क्वेश्चन में भी यही करना है 4 बार। इसी को डबल डिफरेंशिएट कर लो, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे n1 के रेस्पेक्ट में, तो बचेगा क्या, ये 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2n1, है ना। तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको पता है r नेगेटिव होता है तो क्या होता है उसमें डबल डेरिवेटिव में, जब आप 2 वेरिएबल कैलकुलस पढ़ते हो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा सर। हाँ, सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो ये मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस करेगी फंक्शन की। सो मतलब फंक्शन की कोई भी वैल्यू इससे तो कम ही होगी, ठीक है। सो इसके करस्पॉन्डिंग n1 n2 n3 बराबर n/3 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन की वैल्यू आ रही है, हालांकि n1 n2 n3 था, यही जी लिया था मैंने, तो ये n3/27, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो कोई और सिचुएशन होगा वैल्यू उससे कम ही आएगी, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो ये मैक्सिमम है, तो फंक्शन की वैल्यू g की वैल्यू इससे तो कम ही आएगी, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये कैलकुलस का मतलब ऐसे क्वेश्चन हो गया। 14th में क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम इंटरवल 0 1 टू रियल नंबर। अच्छा, तो एफ एक फंक्शन है 0 1 टू r, ठीक है, विच ऑफ दीज फंक्शंस अटेन देयर मैक्सिमम वैल्यू इंटरवल 0 1। तो यहाँ भी कैलकुलस का सिंपल क्वेश्चन है, तुम वैसे ही नॉर्मली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है इन द 0 1, सो f' निकालो, 0 पुट करो हर क्वेश्चन में। तो पहली चीज़ ये है कि x की वैल्यू 0 से 1 में आनी चाहिए, देख लो। नहीं तो वैसे सर नॉर्मली, हाँ अगर 1 आ रही है अपनी, हाँ, तो 1 ओपन इंटरवल 0 1 में नहीं आएगा ना। नहीं आएगा तो उसको इग्नोर करेंगे। सर बट डिफरेंशियल क्लोज्ड इंटरवल में आ जाएगा ना सर, जब डिफरेंशिएट करेंगे। नहीं, इसने कहा है कि विच ऑफ दिस फंक्शन अटेन देयर मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल। अच्छा, फंक्शन अटेन देयर मैक्सिमम नहीं, तो फंक्शन की वैल्यू इसमें होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू कोई बात नहीं, एक्स कुछ भी हो सकता है। आई थिंक मुझे ये कहना चाह रहा है कि
एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, अच्छा डिफाइन फ्रॉम, इंटरवल तो 0 1 ही है, सो एक्स फ्रॉम 0 1 दिस शुड बिलोंग्स टू 0 1 ना, ऐसा कुछ है। देखो कहना क्या चाह रहा है कि 0 1 में मतलब f तो मेरा 0 1 से है, तो 1 क्यों इंक्लूड होगा भाई, डोमेन में ही होना चाहिए फंक्शन का पॉइंट, तो फंक्शन का डोमेन ओपन 0 1 है, तो डोमेन क्रिटिकल पॉइंट तो डोमेन में ही होने चाहिए। सो एफ डैश एक्स निकालोगे 0 से 1 के बीच ही आना चाहिए, एफ डैश एक्स निकालो 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू इस डोमेन में होने चाहिए, ठीक है ना, हमें डोमेन का पॉइंट मैक्सिमाइज करना है। सर जैसे कि वो थर्ड फंक्शन है सर, साइन पाई एक्स बाई 2, जी सर इसमें जो डोमेन एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, बट वो ओपन इंटरवल, तो सर उसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा ना सर। एक्स 0 से 1 में है, तो पाई बाई 2x 0 से पाई बाई 2 में है, ठीक है। सो अब ये मैक्सिमम कहाँ होती है, ये तो 0 से पाई बाई 2 में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, x अगर 0 से पाई बाई 2 इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमा नहीं कंसिडर कर सकते यहाँ पे हम, उसने कहा बीच में होना चाहिए। तो 0 और 1 पे मैक्सिमा मिलेगा, दैट विल नॉट बी अलाउड यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जैसे है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे v डैश एक्स, सो 2x प्लस 2 हो गया, इसको 0 पुट करेंगे x माइनस 1 आ गया, है ना, 2x प्लस 2, तो माइनस 1 तो अलाउड है नहीं क्रिटिकल पॉइंट, अलाउड नहीं है तो सर। इसका मतलब है कि ये मोनोटोनिक फंक्शन होगा इसका मतलब। सो हमें 0 1 में देखना है, हालांकि क्रिटिकल पॉइंट इसका माइनस 1 आया था, तो एफ डैश एक्स 2 इंटू एक्स प्लस 1 है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये भी कहीं मैक्सिमम नहीं होगी, बिकॉज क्या है 1 यहाँ ओपन में है, सो 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेन, सो यू कैन नॉट टेक दिस वैल्यू, ठीक है। इसका ग्राफ बना लो, ये तो आसान है, एक्स माइनस 3y, एक्स माइनस क्या है 3y4 है ना ये तो एक्स माइनस 3y4 का ग्राफ है, सो इस तरह से आएगा, तो 3y4 पे ये मैक्सिमा होगा, ठीक है ना, सो दिस इज करेक्ट। ये ग्राफ है ना इस फंक्शन का, सर सी इज ऑल्सो करेक्ट। सी भी करेक्ट है, कैसे किस पॉइंट में मैक्सिमम होगा, नहीं सर, आंसर की से देखा मैंने। अच्छा सी भी जी करेक्ट है, सर, आंसर के में सी दिया है सर। अच्छा देखते हैं एक मिनट, तो इसमें कह रहा है कि साइन पाई एक्स बाई 2, एक्स तो 0 से 1 में है, तो पाई बाई 2x जो है वो 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई 2 में कहाँ मैक्सिमम होगा, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे मैक्सिमम हो जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि साइन एक्स जो होता है, चलो मैं एंगल एक्स लिखता हूँ, तो 0 डिग्री 90 डिग्री, तो ये तो 0 से 0 में 0 होता है और 90 पे 1 हो जाता है ना साइन, तो साइन 91 होता है, तो फिर पाई पे आते आते 0 हो जाता है, तो क्वेश्चन है कि 0 पाई बाई 2 पे मैक्सिमा होगी, और पाई बाई 2 होने का मतलब एक्स को यहाँ 1 होना पड़ेगा, तो 1 अलाउड ही नहीं है, तो गलत आंसर है इसका मतलब, देख लो, क्योंकि इसने कहा बीच में इन द इंटरवल, ऐसा थोड़ी इन द इंटरवल तो 0 1 में कहाँ है, ठीक है ना। देर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, साइन पाई एक्स बाई 2 का मैक्सिमा का पॉइंट है ही नहीं एक्चुअली, 0 से 1 में तो नहीं होगा। सर फिर 0 भी इंक्लूड नहीं होगा ना सर, इन द इंटरवल 0 to 1 मतलब। हाँ 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। जी सर, सर मैंने इसको डिफरेंशिएशन मेथड से किया, हाँ तो उसमें 0 ही दे रहा था सर, एक्स की वैल्यू 0 ही दे रहा था, तो एक्स बट जब सर आंसर की में सी दे रखा है। नहीं, एक्स की वैल्यू 1 आएगी डिफरेंशिएट करेंगे तो। कॉस है ना, कॉस हो जाएगा ना, कॉस पाई बाई 2। हाँ, पाई बाय 2 कॉस पाई एक्स बाय 2 इक्वल्स टू 0। एक्चुअली ना देर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन दिस क्वेश्चन, दिक्कत ये है, अब समझ की बात है यहाँ पे, कि आपको पूछा जाए कि पाई बाई 2 से जस्ट छोटा कौन सा एंगल है जहाँ पे साइन एक्स मैक्सिमम है, तो वी कैन नॉट टेल दैट नंबर एक्चुअली, वो तो कॉन्टिन्यूस सेट हो गया ना, तो कॉन्टिन्यूस सेट में कैसे बता पाएंगे किस पॉइंट पे मैक्सिमा है। और बोल रहा है कि विच ऑफ दीज फंक्शन अटेंड देयर मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल 0 1, वैसे आप सोच सकते हो कि हाँ इंक्रीजिंग है तो कहीं ना कहीं वो हो जाएगा, है ना, तो वैसे तो ए में भी आ जाएगा किसी न किसी पॉइंट पे, अगर एफ डैश एक्स को 0 पुट करो, ए में क्या आता है, प्रोडक्ट टू लगाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब वैसे तो 1 अपॉन एक्स दिस
एंड अच्छा यहाँ x हाफ आ रहा है, सो हाफ पे वो आ रहा होगा। तो आई थिंक यहाँ पे मैक्सिमम इसने इसलिए लिया होगा ऑप्शन जिसने लिया है, क्योंकि वो एक्चुअली x की बात नहीं कर रहा है, वो फंक्शन की बात कर रहा है ना। तो ये कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो 1 से छोटा कोई नंबर जस्ट इमिडिएटली छोटा नंबर होगा, उस पर मैक्सिमा होगा। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट नंबर, ऐसा कोई नंबर तो है ही नहीं जहाँ पे तुम बोल सको। लेकिन कहना चाह रहा है कि अटेन मैक्सिमम वैल्यू इंटरवल 0-1। तो चूंकि इसको लग रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, 1 अलाउड नहीं है, तो 1 का इमीडिएट पीछे जो नंबर होगा उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम होगा। ये ऐसा सोच के बनाया है जिसमें बनाया है, मतलब मैथमेटिकली नहीं सोचा है, ये वैसे सोच रहा है कि फंक्शन चूंकि इंक्रीजिंग है तो π/2 अगर अलाउड होता तो π/2 पे मैक्सिमम होता, π/2 अलाउड नहीं है तो π/2 से जस्ट छोटा नंबर होगा, वहाँ पे मैक्सिमम होगा। बट व्हाट इज दैट नंबर वो नहीं बता पाएंगे हम। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं निकाल पाऊंगा, है ना। यहाँ पे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस इंटरवल। और मैक्सिमम वैल्यू भी आप नहीं बता पाओगे क्या होगा, है ना। आई डोंट नो क्या लॉजिक वो लोग आ रहे हैं, पता नहीं। ठीक है ना, कैलकुलस मैथमेटिकली तो सही नहीं है। ठीक है, या तो ऐसा सोच सकते हो कि हाँ 1 पे वैल्यू हाईएस्ट होगी, तो है ना 1 के पहले वाले पॉइंट पे हाईएस्ट होगी, ऐसा अब इंक्रीजिंग वैसे लॉजिकली लगा, मतलब मैथमेटिकली तो करेक्ट नहीं है, बिकॉज 1 इज ना नॉट अलाउड। सो 1 के पहले मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, ये चीज़ है। सो 1 के पहले अगर मैक्सिमम है तो किस पॉइंट पे है ये पता नहीं किस पॉइंट, बट हाँ मतलब ये है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो किसी न किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली पॉइंट नहीं निकाल पाओगे आप, यू कैन नॉट फाइंड दैट पॉइंट कि व्हाट इज दैट पॉइंट। तो मैं भी इसलिए लगाया होगा ना, मेरा तो ये सही आ रहा है, लेकिन वही अगर वैसा MSQ ले रहा है तो 0-1 में मैक्सिमा होगा, तो 0-1 के बीच मैक्सिमा होगा। सर ये डाउट क्लास है क्या CUET की? नहीं नहीं, सर टाइम यही हाँ था। हाँ हाँ ठीक है थोड़ा वेट करो, ठीक है जी, नेक्स्ट ओके क्लास सर। में डिस्कस करते हैं जी, ठीक है ना। सर मतलब नेक्स्ट क्लास में ये पेपर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इसी ईयर के या नेक्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव? अब जैसे आप लोग कहो। ओके सर, फिर वो सब्जेक्टिव ही कर लेंगे। हाँ इस पेपर कंप्लीट करके आइए, सब्जेक्टिव करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। जी सर। ठीक है, थैंक यू।